हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के उन क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों के आधार पर आप अपने आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश भी शामिल थे। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक सम्राट ने जो दूर दराज के क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए लोग भेजे थे उनमें उनका पुत्र और पुत्री भी शामिल थी। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उनके पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री संमित्रा थी। ठीक है, इनको अशोक सम्राट ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अशोक सम्राट ने अपने पुत्र और पुत्री को कौन से देश में भेजा, तो कहाँ भेजा था? श्रीलंका। श्रीलंका भेजा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे हम, अशोक सम्राट का नाम देवनाम प्रिय था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो अशोक था उसका उनका दूसरा नाम क्या था। ठीक है, और उन्होंने दूसरे किस नाम से पुकारा जाता था या दूसरे किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनाम प्रिय। चलिए अगला प्रश्न, डैश ने धर्म विजय अर्थात धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अर्थात पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने धर्म विजय अर्थात धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अशोक सम्राट का जो संबंध था किस वंश से था, तो उनका संबंध मौर्य वंश से था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार ने उनका मन युद्ध से द्रवित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अच्छा, जो ये कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था अशोक सम्राट और कलिंगराज खारवेल के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध के जो क्षति हुई, इस युद्ध में नरसंहार हुआ, तो उसी को देख करके अशोक सम्राट का मन द्रवित द्रवित हो उठा और उनका मन बदल गया, तो तभी से उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग। ठीक है, अर्थात जो उनके समय में कलिंग युद्ध हुआ था उस घटना के बारे में बोला जा रहा है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। अर्थात पूछा जा रहा है कि जो अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ, जो कलिंग था वो वर्तमान में किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अर्थात जो आज उड़ीसा है अशोक के शासनकाल में वो कलिंग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, अर्थात कलिंग युद्ध के बाद जो उसमें कलिंग युद्ध में क्षति हुई, नरसंहार हुआ, तो उन सभी को देखकर गौतम अशोक सम्राट का जो मन द्रवित हो उठा और उन्होंने युद्ध बिल्कुल छोड़ दिया, तो और तभी उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, चलिए देखिए सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को करके हम आने वाले जो ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये भी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2018 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन,
प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था? यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? ठीक है, अर्थात जो कलिंग युद्ध हुआ उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 BC। ठीक है, तो इसमें कभी कभी एक ऑप्शन दे दिया जाता है, इसमें दे दिया जाता है कि 261 AD और दे दिया जाता है कभी। ठीक है, तो हम इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये BC में हुआ था, अर्थात ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 BC में। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ देखते हैं, भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। ठीक है, यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें अशोक सम्राट विजयी हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, अर्थात जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ठीक है, अर्थात पूछा गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, अर्थात उनका पुत्र था, कौन था वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। अर्थात चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि बिंदुसार कौन से संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, आगे देखते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है, और दूसरी बात इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं क्या है यहाँ पे। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये देखें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अमित्र घात कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सेंस यहाँ पे हम कर सकते हैं, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक सम्राट डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अर्थात जो अशोक सम्राट था वो बिंदुसार का पुत्र था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठा राजगद्दी पर, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बैठा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अशोक सम्राट ने पत्थरों के स्तंभों और तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थात जो अशोक सम्राट ने 14 स्तंभ जो और पत्थर के तख्तों पर अपने आदर्श या आदेश उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, अर्थात अशोक सम्राट के द्वारा 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका पाटलिपुत्र। अर्थात पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से कि जो
मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा कर किया, किस वंश को हरा करके की, तो नंद वंश को हरा करके की। और नंद वंश का शासक कौन था, धनानंद को पराजित करके की, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। चलिए आगे देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य। अर्थात जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, देखिए क्वेश्चन बनता है ये कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, तो कौटिल्य को चाणक्य भी कहते थे और विष्णुगुप्त भी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो क्या नाम है, कौटिल्य या चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या महामंत्री थे, ठीक है। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, ठीक है ना। जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र था उसमें मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल की राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के भिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एलपी में पूछा गया है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था, ठीक है। अर्थात पूछा गया है जो मेगास्थनीज था वो किस देश से संबंधित था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनान, यूनान से, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था, ठीक है। और एक बुक थी इंडिका, वो भी मेगास्थनीज द्वारा ही लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है बीच में पूछा गया था, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात जो मुद्रा राक्षस में जो कहानी या नाटक लिखा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस की जो रचना जो लिखी है वो विशाखा दत्त ने लिखी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश ने, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें आगे लिखा हुआ है, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वृहदत्त मौर्य मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वृहदत्त मौर्य, उनकी हत्या करके उनका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त मौर्य की हत्या की और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए ये अब हमारा आ चुका है सॉरी मौर्योत्तर काल, ठीक है, मतलब जो मौर्य काल था उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ कनिष्क जो कुषाण वंश था उसके बारे में क्वेश्चन जो बने हैं उसके बारे में देखते हैं। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। चलिए देखते हैं इसमें आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश, अर्थात कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बनता है ये कि शक संवत किसने स्टार्ट किया या किसने शुरू किया, तो उसका सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा कनिष्क ने, ठीक है। और ये शक संवत कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर है 78 ईसा पूर्व, ठीक है। सॉरी 78 ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में, ठीक है ना। और आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके शासनकाल में अर्थात कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई, ठीक है। और जो कनिष्क हैं ये बौद्ध धर्म के
महायान संप्रदाय के अनुयायी था, ठीक है ना। और एक इनके जो वो था दरबार, उसमें एक राजवैद थे इनके, उनका नाम था चरक, अर्थात जो चरक थे राजवैद, कनिष्क के दरबार में थे वो, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली। अर्थात ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुषाण वंश का संस्थापक, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि जो कुषाण वंश था उसका संस्थापक है, उसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था, ठीक है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं जो कुषाण वंश की स्थापना की थी वो कुजुल कडफिसेस ने की थी, और कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी या सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कनिष्क था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखवाया या लिखा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल। अर्थात उड़ीसा के उदयगिरी में स्थित हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखवाया था, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उड़ीसा के उदयगिरी, ठीक है, याद रखना है, उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि तिथि रहित अभिलेख कौन सा है, तो ये हमारा जो हाथी गुम्फा शिलालेख है यही तिथि रहित अभिलेख कहलाता है, ठीक है, जो कलिंगराज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया अर्थात लिखवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी ग्रुप डी में पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट, ठीक है। अर्थात जो हर्षवर्धन थे उनके जो दरबार में या उनकी राजसभा में जो कवि थे वो बाणभट्ट थे, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राजसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने की, पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा बाणभट्ट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, ठीक है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, ठीक है। जयदेव लक्ष्मण सेन के कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, पृथ्वीराज रासो लिखी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, इन्होंने गीत गोविंद लिखी। चलिए आगे चलते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और इनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजपूत। अर्थात हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। देखते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, गुर्जर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार एवं
जिसमें जो संघर्ष हुआ, त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हो गया। जो कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी थी, ठीक है, तो उस राजधानी पे इनों का गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है आधिपत्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 390 ईस्वी में, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, अर्थात जो गुप्त साम्राज्य था उसके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो उसमें देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 390 ईस्वी में, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, और देखिए पिछली बार ग्रुप डी में आया है। चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति। ठीक है, अर्थात चीनी यात्री इत्सिंग ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। देखिए इसमें देखते हैं आगे। इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा और लंका होते हुए वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। ठीक है, अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेईई में पूछा गया है। प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन, अर्थात प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है नीचे, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सी यू की है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ह्वेनसांग की जो रचना है वो कौन सी है, तो सी यू की, जो यहाँ देख सकते हैं, ह्वेनसांग की रचना सी यू की है। इसने उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया। ठीक है, और एक बात यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान, अर्थात गुप्त काल के दौरान चीन के फाहियान यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। इसमें नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाहियान जो है चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तशिल्पों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त, अर्थात गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। चलिए इसमें आगे देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र
घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। अर्थात जो 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुआ है, जिसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है ना। और जो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश एवं ऐरावतेश्वर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। डैश पांड्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। चलिए इसमें देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है ना। पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, पांड्यों की राजधानी का नाम मदुरै था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें और पढ़ते हैं कुछ। पांड्य वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया। पांड्य वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं। तमिल रचना संगम साहित्य से पांड्य वंश की राजधानी प्राप्त होती है। ठीक है, मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। ठीक है ना, अर्थात जो मदुरै वो स्थान है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है, अर्थात मीनाक्षी मंदिर भी मदुरै में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय ने जो चालुक्य शासक था कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को हराया था या पराजित किया था। ठीक है, यहाँ आगे देखते हैं। इसमें कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, और कौन सी ईस्वी थी, 612 ईस्वी में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया था, तो इसका ये आंसर यहाँ होगा हमारा नर्मदा नदी के तट पर। चलिए आगे देखते हैं। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। देखिए बीच में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र चोल, अर्थात राजेंद्र चोल थर्ड चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल तृतीय था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की, तो चोल वंश की स्थापना किसने की, विजयालय ने की थी। ठीक है, जिसकी राजधानी तंजौर थी। ठीक है, अर्थात जो चोल वंश था उसकी राजधानी तंजौर थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, अर्थात जो इतिहास में कौन से भारतीय राजा ने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली बात तो
अगर वंश का नाम पूछा जाए तो चोल वंश होगा, और अगर किस शासक का नाम पूछा जाए तो शासक होगा राजेंद्र चोल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अर्थात जो राजेंद्र चोल है इसने गंगईकोंड की राजधानी जो राजेंद्र चोल है हमारा, इन्होंने गंगईकोंड की जो उपाधि है वो धारण की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, और आशा करता हूँ आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगी। और इसी तरह से आपको ये इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, जो भी हमारे ग्रुप डी में जो भी जीके जीएस का सिलेबस है, इसी तरह से आपको सभी वीडियो पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।